हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिखाई कैसे देता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, सेल वॉल के बेसिस पर हम प्रोकैरियोटिक सेल को यानी कि बैक्टीरियाज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज बारी आती है हमारी यूकैरियोटिक सेल को समझने की। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका कैसे दिखाई देती है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलेगी और हर एक उस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका को समझना। यूकैरियोटिक कोशिका के नाम को ही सबसे पहले अगर हम समझें तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यू, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। जैसे हमने प्रोकैरियोट्स की बात की थी तो हमने प्रो का मतलब क्या समझा था? प्रिमिटिव, यानी कि पुराना या ओल्ड या एंशियंट। यहाँ पर यू का मतलब क्या है? ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब यानी कि कैरियन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। यानी कि पहली चीज तो हमें समझ में आ गई, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमें क्या मिलेगा? ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। तो पहले हम इसके जनरलाइज्ड जो फीचर्स है, कैरेक्टर्स है यूकैरियोटिक कोशिका के, पहले वो जान लेते हैं। एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पहली चीज हमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के केस में क्या देखा था, उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं था। झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग नहीं था, न्यूक्लियस तो नहीं ही था, इसके अलावा भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। केवल वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट था जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर हमें जितने भी ऑर्गेनेल्स मिलेंगे वो सारे ऑर्गेनेल्स कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, यानी कि झिल्ली होगी उसके ऊपर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका के कुछ फीचर्स। एक बात और आपको याद होगी, जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की थी तो हमने देखा था उसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, बट डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो कुछ इस तरीके से वो अरेंज हो जाता है। सर्कुलर डीएनए था उसका, इस तरीके से उसका जो डीएनए होता है वो अरेंज होता है, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर था। जबकि यहाँ पर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो है, बट हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम नहीं होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम यूकैरियोट्स के केस में जनरली। तो सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो हमारा डीएनए प्रोटेक्टेड किसके अंदर रहता है? क्रोमोसोम क्रोमेटीन के फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। क्या यूकैरियोट्स का डीएनए नेकेड डीएनए होता है? नहीं, नेकेड डीएनए नहीं होता है। हमारे डीएनए को बाइंड करके रखने के लिए, यूकैरियोट्स के डीएनए को बाइंड करने के लिए कौन सा प्रोटीन अवेलेबल है? हिस्टोन प्रोटीन। जब प्रोकैरियोट्स की बात की थी तो वहां पर क्या होता है? पोली अमीन्स होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? पोली अमीन्स होते हैं। एक ही क्रोमोसोम है, उसको बाइंड करने के लिए वहां पर कोई अलग से स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता था, पोली अमीन्स प्रोटीन वहां पर होते थे। यूकैरियोट के केस में क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये कुछ जनरल से फीचर्स होते हैं हमारी यूकैरियोटिक कोशिका के। अब यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आते हैं, किसके किसके कोशिका हम यूकैरियोट्स मानते हैं? तो यूकैरियोट्स के अंदर आ जाते हैं प्रोटिस्टा, जो हमने 5 जगत नाम सुने हैं उसमें से जो मोनेरा किंगडम है उसको छोड़कर जितने भी किंगडम्स हमारे पास बचे हैं वो सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, कवक, प्लांटी, पादप जगत, और एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, एनिमल। ये सारे ही क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ये जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं दिखाई दे रही है, क्या ये सभी की यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स सभी की सेम होती है? तो नहीं, सभी की जो सेल बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। प्रोटिस्टा के केस में बात करें तो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसी अलग मैटर की बनी होगी, यहाँ अलग मैटर की बनी है, यहाँ अलग मैटर की बनी, जबकि एनिमल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। तो इनकी भी जो सेल होती है, इन चारों यूकैरियोट्स की जो सेल होती है वो सिमिलर नहीं होती है, अलग अलग होती है। मेजरली हम किस किस सेल को जानेंगे? प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल।
इन दोनों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जब हम एक बार यूकेरियोटिक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कंप्लीट कर लेंगे, देन हम प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में डिफरेंस जानेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। फिर हम आगे सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो प्लांट सेल के केस में ये कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है वेक्यूल, रिक्तिका जिसे हम कहते हैं। प्लांट सेल के केस में ये बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल के केस में या तो ये एब्सेंट हो सकता है या फिर बहुत छोटा हो सकता है। एनिमल में ही हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रोजोम के अंदर होता है। ये स्ट्रक्चर हमें प्लांट के केस में नहीं मिलेगा। प्लांट सेल के केस में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, प्लास्टिड का एक टाइप क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जबकि एनिमल सेल के केस में हमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। तो यही हमने कुछ दो तीन डिफरेंस देख लिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि यूकैरियोट्स की भी सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती है, यानी कि इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। एक्चुअल में और भी क्या डिफरेंस होते हैं, इनको और डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं एक यूकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर की, जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा। अगर तो ये प्लांट सेल है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, तो हमें सेल वॉल मिलेगी, आउटर कवरिंग। इन केस ऑफ एनिमल, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट है यानी कि कोशिका भित्ति तो यहाँ पर अनुपस्थित होती है, तो हमें क्या मिल जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। तो हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। फिर हमें क्या मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग, तो हम सेल ऑर्गेनेल्स को जानेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रली प्लेस्ड हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कंप्लीट करनी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये सभी हम इसी को कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, तो हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे पहले किसकी सेल मेम्ब्रेन को देखा गया था, किसकी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी, तो आरबीसी के, इरिथ्रोसाइट्स जो होती है। क्योंकि ये कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। प्लस इसके पास में ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑर्गेनेल्स भी क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। तो इससे हुआ क्या, आरबीसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, तो उस मेम्ब्रेन की स्टडी करना इजी हो जाती है। जबकि अगर हम किसी और सेल को ले, तो उस सेल की खुद की सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगी उन ऑर्गेनेल्स की भी सेल मेम्ब्रेन। तो स्टडी के जो रिजल्ट्स आते हैं वो हो सकते थे कि सही नहीं आते, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, आरबीसी को स्टडी किया है, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया है। और जब आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया, तो क्या क्या बातें हमें पता चली वो पहले हम जान लेते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन को ही समझाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग मॉडल्स भी दिए हैं। अभी तक का जो एक्सेप्टेड मॉडल है उसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम देखें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें मेनली हमें क्या चीजें मिलती है। इसमें हमें मिलता है प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, वो क्या होती है अभी हम देख लेंगे। हमें क्योंकि पहले आरबीसी का ही याद रखना है, तो आरबीसी में जो प्रोटीन होता है वो 52% होता है। वहीं लिपिड हमें कितना मिलता है, 40%। मतलब 52 और 40 का रेशियो होता है। बचे हुए 8% के अंदर हमें क्या चीजें मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो कुछ चीजें प्रेजेंट होती है। मेजर कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड्स है। ये जो आरबीसी है इसको स्टडी किया गया, इसकी सेल मेम्ब्रेन को देखा गया और ये कुछ बातें पता चली। लिपिड में भी मेन लिपिड क्या है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड। लिपिड में भी क्या मेन है, फॉस्फोलिपिड। इस लिपिड का नेचर कैसा है, फ्लूइडी, ये फ्लूइड नेचर का होता है। प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स के भी कुछ टाइप है। तो अभी हमें इतना समझ में आ गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। हमने फर्स्ट टाइम आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, क्योंकि आरबीसी इन्यूक्लिएटेड होती है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग होती है किसकी, एनिमल सेल की। क्योंकि प्लांट सेल और बाकी की जो सेल्स की हमने बात की, उनके अंदर तो आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हमारी आउटर कवरिंग क्या है, हमारी आउटर कवरिंग क्या होती है, एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन होती है।
अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमें लिपिड दिखाई दे रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रहा है, इनके फंक्शन क्या है, ये सब आगे हम इसके मॉडल में पढ़ते हैं। ये जो फंक्शंस है इसके सेल मेम्ब्रेन के, इनको हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले हम देखते हैं जो मॉडल दिया गया था, जो अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द्रव मोज़ेक मॉडल। अलग अलग टाइम पर जैसे डेनियल डेवसन मॉडल भी आया था, रॉबर्टसन मॉडल भी आया था, लेकिन उन मॉडल से जो बातें पता चली इतनी एफिशिएंट नहीं लगी, इतनी सही नहीं लगी। अभी तक का जो मॉडल है जो कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ये बेस्ट माना जाता है। सिंगर एंड निकोलसन। इस सिंगर एंड निकोलसन ने क्या कहा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मेजरली किससे बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी है, और जो लिपिड होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है। प्रोटीन के भी यहाँ पर कई सारे टाइप्स होते हैं। ये जो लिपिड होता है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है, ये बहुत सारे काम कर सकता है। ये लिपिड क्योंकि फ्लूइड नेचर का है तो बहुत सारे क्या काम कर रहा है, इसके फंक्शन देख लेते हैं हम, यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है तो ये क्या क्या काम करता है? बहुत सारे जो सेल के अंदर आयंस होते हैं उनको सेल से बाहर जाने देने में हेल्प करेगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सिक्रीशन। सेल को ये किसी चीज को सिक्रीट करने में हेल्प करेगा, सेल के अंदर से कुछ चीजों को बाहर सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। एंडोसाइटोसिस हो पाएगा। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के बाहर से कोई चीजें सेल के अंदर आने देने में हेल्प करेगा, तो एंडोसाइटोसिस कर सकता है। सेल की ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। सेल ग्रोथ कब कर पाएगी? जब सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो बड़ी होगी। जैसे हम अगर हमारे घर का रूम है तो वो रूम एक बार जितने डायमेंशन का बन चुका है वो उतना ही रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। कब तक बड़ा नहीं हो सकता? जब तक आप इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ोगे नहीं, इस वॉल को तोड़ोगे नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर ये फ्लेक्सिबल होती तो हम क्या कर सकते थे? इसके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसको हम तोड़ सकते थे, और जब ये टूट जाएगा तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यानी कि सेल की ग्रोथ ऐसे ही होती है। इस लिपिड के फ्लूइड होने के कारण जो हमारी सेल होती है वो आराम से क्या कर पाती है? सेल ग्रोथ हो पाती है। सेल ग्रोथ के अलावा सेल डिवीजन हो पाता है। सेल ग्रोथ, सेल को अगर एक सेल से दो सेल बनाना यानी कोशिका विभाजन करना है तो सेल डिवीजन भी हो पाएगा। सेल ग्रोथ हो सकता है, सेल डिवीजन हो सकता है, एंडोसाइटोसिस यानी कि चीजें बाहर से अंदर आ सकती है, सिक्रेशन यानी कि सेल की चीजें अंदर से बाहर जा सकती है। तो ये बिंग फ्लूइड लिपिड ये काम कर सकता है। प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स हमें यहाँ पर दो टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। एक को हम कहते हैं, ये किस बेसिस पर है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि आप इस लेयर के ऊपर से, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से प्रोटीन को कितनी आसानी से निकाल पा रहे हो, इस बेसिस पर, यानी कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर प्रोटीन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब जो पेरीफेरी पर लगे, जो बाहर बाहर लगे। जैसे यहाँ पर कोई चीज लगे तो इसको एक्सट्रैक्ट करना इजी होगा, एज कम्पेयर टू यहाँ से अगर आपको कोई चीज बाहर निकालनी है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर टोटली बरीड होते हैं, पूरे धसे हुए होते हैं, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ मिलेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बाहर मिलेंगे, तो इनको निकालना आसान होगा। तो हमने देखा लिपिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया है उसके अकॉर्डिंग है। अब ये जो सिंगर निकोलसन ने मॉडल दिया है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लिपिड की लेयर है, लिपिड बाइलेयर। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन में भी आप उसको देख पा रहे हो कि ये टोटली हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, जिसको निकालना मुश्किल है। तो ये प्रोटीन कौन सा होगा? इंटीग्रल प्रोटीन होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन के बाहर लगे हुए पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं ये भी क्या है? प्रोटीन्स ही है। बट ये कौन से प्रोटीन है? पेरिफेरल प्रोटीन्स है, क्योंकि इनको निकालना सेल मेम्ब्रेन से आसान हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये दोनों लेयर, ये लिपिड बाई लेयर है। लिपिड अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज करता है, लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड का भी स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। लिपिड बाइलेयर है, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया।
ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, क्योंकि हमने अभी बात की लिपिड कैसा होता है, फ्लूइड नेचर का। फ्लूइड नेचर का होने के कारण इसको स्टेबलाइज करना भी जरूरी होता है। तो कहीं कहीं पर जहां पर कुछ गैप रह जाए या स्टेबलाइज करना हो, फिक्स करना हो सेल मेम्ब्रेन को, तो उसकी जगह पर हम किसका यूज कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल का। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लगा देते हैं। जैसे आप कोई मॉडल बना रहे हो या फिर आपने कोई चीज बनाई है जिसमें किसी जगह पर छोटी सी गैप रह जा रही है, उस गैप को फिलअप करने के लिए आप किसी और मटेरियल का यूज कर रहे हो, तो वो जो छोटा सा मटेरियल है यहाँ पर कौन है, कोलेस्ट्रॉल है, जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पर छोटा मोटा कुछ गैप है या स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर के जैसा काम कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। आपको यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये होता है कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपसे कहा सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, बट उस बचे हुए 8% के अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट लगा है, बट कहीं पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें प्रोटीन के साथ लगा हुआ दिख रहा है। ये नीचे आपको पिंक कलर का प्रोटीन दिखाई दे रहा है। जहां पर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब क्या, शुगर्स, ग्लाइकोजन। और प्रोटीन मतलब क्योंकि ये प्रोटीन के साथ बाइंड है तो इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। कहीं पर देखिए ये रिसेप्टर्स कहाँ पर लगे हैं, इस लिपिड के ऊपर लगे हैं। तो उस कंडीशन में क्योंकि ये ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारी लिपिड से जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, ग्लाइको लिपिड। इन रिसेप्टर्स का भी काम होता है सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। हर सेल के ऊपर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि एक सेल दूसरी सेल को आइडेंटिफाई कर सके, हमारी डब्ल्यूबीसीज हमारी सेल को आइडेंटिफाई कर सके। आपने कोई टैबलेट लिया है, कोई ड्रग लिया है, कोई केमिकल आपकी बॉडी में गया है, तो उसको किस जगह पर जाकर काम करना है, ये सब कौन बताएंगे, ये रिसेप्टर्स ही बताएंगे। तो रिसेप्टर को देख करके ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये कौन सी सेल है, इस सेल के अंदर क्या मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने बताया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कुछ ऐसा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेल के अंदर की स्पेस है, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये सेल के बाहर का स्पेस है, क्या मिलेगा हमें, फ्लूइड मिलेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमें, हम जिसे कहते हैं दो सेल के बीच का फ्लूइड। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। अब ये जो लिपिड की आपको दोनों लेयर्स दिखाई दे रही है, इसमें कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ये अरेंजमेंट बना कैसे, ये जो लिपिड बाइलेयर होती है ये कुछ ऐसे अरेंज होती है, मतलब ये जो लिपिड होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है। इसके अंदर एक होता है नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल अध्रुवीय जिससे टेल होती है, और पोलर हेड होता है। इसका पोलर हेड जो होता है वो बना हुआ होता है PO4 3-। इसका बना है PO4 3-। और जो नॉन पोलर टेल होती है ये बनी होती है हाइड्रोकार्बन्स की। यानी कि जो इसका हेड है आपको ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पर इसकी दो टेल आपको ऐसे दिखाई देती है। ये किसका बना है, PO4 3- का। और ये बना हुआ है, इसकी टेल बनी है हाइड्रोकार्बन्स की। जो इसका हेड होता है, इसका हेड होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो वाटर लविंग है, यानी कि जिसको वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आसानी से वाटर से क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा। जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल दिखाई दे रही है ये वाटर से क्या कर नहीं कर सकती है, ये वाटर से डरती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये कैसी होती है, टेल इसकी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। यानी कि ये जैसे अरेंज होंगे उसका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहां पर वाटर है वहां हेड होना चाहिए, और टेल कहाँ होनी चाहिए, जहां वाटर नहीं है। तो ये दोनों अपनी टेल को अंदर की साइड कर लेते हैं, और जो पोलर हेड होता है वो दोनों तरफ से वाटर के कांटेक्ट में रहता है, आउटसाइड द सेल भी और इनसाइड द सेल भी। कुछ इस तरीके से हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं, ताकि इन टेल्स का कांटेक्ट ना बन पाए एटमॉस्फेयर, एक्वेटिक एटमॉस्फेयर से, एक्वस एटमॉस्फेयर से। जहां पर वाटर प्रेजेंट है वहां पर हेड दिखाई दे रहे हैं आपको, हेड कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कोई वाटर नहीं है लेकिन यहाँ वापस वाटर है, तो वापस से कौन कांटेक्ट कर रहे हैं, हेड, पोलर हेड।
तो ये इस तरीके से हमारी जो बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर अरेंज होती है। अब हमने लिपिड के फंक्शंस तो यहाँ पर देख लिए, क्योंकि ये फ्लूइड होता है तो ये सारे काम करता है। अब जो प्रोटीन यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अब ऐसे ही तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लगा होगा नहीं, इसका भी कुछ फंक्शन होगा। तो इस प्रोटीन के क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। प्रोटीन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन करवाता है। जैसे होता क्या है सेल के अंदर, नॉर्मली किसी चीज को अगर आना जाना करना है सेल के अंदर और बाहर, तो वो किस प्रोसेस से करते हैं? डिफ्यूजन, परास विसरण प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। जैसे किसी जगह पर एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, दूसरी जगह पर उस चीज का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है। तो चीजें जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? डिफ्यूजन कह देते हैं। नॉर्मली ये मतलब हम गैसेस के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, आयंस के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। अगर वाटर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, विच इज ऑस्मोसिस। वाटर के केस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑस्मोसिस। अब जब चीजों को सेल के अंदर से बाहर जाना हो, ज्यादा कंसंट्रेशन मान लो यहाँ है, बाहर कम कंसंट्रेशन है, तो किस मेथड से जाएंगे? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन प्रोसेस से जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि चीजों को बाहर से अंदर आना होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को भी इस प्रोसेस में भी डिफ्यूजन तो होगा, बट यहाँ पर क्या होगा? एटीपी खर्च करनी होगी, मतलब एनर्जी देनी होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें प्रोटीन्स का भी रोल होता है। जैसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, परिवहन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है पेसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक हो सकता है एक्टिव। पेसिव यानी निष्क्रिय का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगी। नो एटीपी रिक्वायर्ड यानी कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब चीजें यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रही है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें जा रही है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। दो तरीके से ये पेसिव ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन, एक हो सकता है फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन का क्या मतलब है? जहां पर चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जा रही है, बट कौन जा रहे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जा रहे हैं जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उदासीन कण अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन होगा, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वहीं एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पर भी चीजें जा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही रही है, लेकिन यहाँ पर एक फैसिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पोलर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। मान लीजिए वाटर को यहाँ से ट्रेवल करके दूसरी जगह पर जाना है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे प्रोटीन, एनर्जी नहीं चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो ये जो प्रोटीन हमने देखा था, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े से जो प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर वो मॉलिक्यूल बैठ करके आउटसाइड द सेल से, मतलब बाहर का जो सराउंडिंग है वहां से कहाँ एंटर कर जाते हैं? सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। या फिर इनको सेल के अंदर से कहाँ जाना हो? सेल के बाहर। तो किसके थ्रू जाएंगे? इस प्रोटीन के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ी, एक इंटीग्रल प्रोटीन की जरूरत पड़ी, इसी को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। तो इस प्रोटीन की जरूरत पड़ी, तो ऐसी कंडीशन में हम उस ट्रांसपोर्टेशन को क्या कह देते हैं? उस डिफ्यूजन को क्या कह देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि प्रोटीन की जरूरत कब पड़ेगी। एटीपी की जरूरत अभी भी नहीं है, बट प्रोटीन रिक्वायर्ड है, इसलिए हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें समझ में आ गया कि किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, सॉरी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हमें एटीपी चाहिए होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, और यहाँ पर चीजें क्या कर रही होंगी? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जा रही होगी, इसीलिए तो हमें एटीपी लग रही है। तो यहाँ पर काम करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अगर आपको क्या करना है, सेल के अंदर, अगर सोडियम को सेल के अंदर से, सोडियम को कहाँ जाना हो? बाहर जाना हो, तो 3 सोडियम को बाहर करने के लिए और 2 पोटेशियम को अंदर करने के लिए एक एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा। मतलब एक एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, तब आप 3 सोडियम को सेल के बाहर भेज पाओगे, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर ले पाओगे।
तो ये कहलाता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी जब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा डिफ्यूजन कर रहे हैं, जब चीजों को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ भेज रहे हैं, मतलब यूनिवर्स के रूल के अपोजिट जा रहे हैं, तो फिर रिक्वायर्ड रहेगी एनर्जी। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा, जहां पर हमने प्रोटीन का फंक्शन देखा। प्रोटीन का फंक्शन हो गया, लिपिड का फंक्शन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन हो गया, क्योंकि ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस पर। हमने लिपिड के फंक्शन देख लिए, लिपिड जो काम कर रहा है वही तो सेल मेम्ब्रेन काम कर रही है। अब पहली चीज अगर हम देखें, तो ये टर्म आपको याद रखनी है, सिलेक्टिवली परमिएबल। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीजों को सिलेक्ट करके ही सेल के अंदर आने देगी। कौन सी चीज सेल के काम की है, सेल के अंदर आना चाहिए, उसे ही सेल के अंदर आने देगी। कौन सी चीज सेल के बाहर जाना चाहिए, उसको भी आइडेंटिफाई करके ही सेल से बाहर जाने देगी। मतलब चीजों को सिलेक्ट करके अंदर आने देगी, बाहर आने देगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ यूकेरियोट्स के अंदर सेल वॉल तो है नहीं, यानी कि एनिमल्स के अंदर, तो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी अभी हमने देख लिया कि बहुत सारे आयंस को अंदर से बाहर आने जाने देना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर आने देना, सेल के बाहर जाने देना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा यहाँ पर, मेजरली प्रोटीन्स, तो चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। सेल कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स, अभी अभी हमने बात किया था। तो दोनों सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाएगी, दोनों सेल आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर पाती है, रिसेप्टर्स के थ्रू। हमारी ही सेल की, हमारी ही बॉडी की जो सेल्स होती है वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेती है। क्यों? क्योंकि हमारी हर सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी कि हर एक सेल दूसरी सेल को पहचानती है। लेकिन बाहर से कोई पैथोजन आया तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो हमारी सेल्स की जो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके जैसे नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में हमारी सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती है, एक दूसरे को सिग्नल्स दे पाती है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सेल रिकॉग्निशन, ये सेल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। इम्यून सिस्टम हमारा हमारी ही सेल को क्यों अटैक नहीं करता है, हमारी ही बॉडी के सेल्स को क्यों नहीं मारता है, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन उपस्थित है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स उपस्थित है। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, खुद की सेल कौन सी है, बाहर से आई हुई फॉरेन सेल कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। तो वो किस कारण से कर पाता है, सेल मेम्ब्रेन के कारण। एंडोसाइटोसिस हमारी सेल करती है, एंडोसाइटोसिस का मतलब है चीजों को बाहर से अंदर एनगल्फ कर पाती है। सिक्रीशन कई चीजों का कहाँ से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। सेल मेम्ब्रेन के कारण सेल ग्रोथ कर पाती है, सेल डिवाइड हो पाती है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के। आई होप आपको सेल के फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है ये समझ में आ गया होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया कि प्रोटीन्स का क्या काम है, लिपिड्स का क्या काम है। अब हम बात करते हैं आगे सेल वॉल की। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये कैसे दिखाई देती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेल वॉल की, यानी कि कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति हमें हर यूकेरियोट के अंदर अलग अलग मिलेगी। यूकेरियोट्स में हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। अगर बात करें हम बैक्टीरिया की, जो कि एक प्रोकैरियोट है, तो इसके अंदर हमने सेल वॉल किसकी बनी हुई देखी थी, पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल थी। अगर हम बात करें प्रोटिस्टन की, तो प्रोटिस्टन के अंदर भी सेल वॉल मिलेगी, फंगस के अंदर भी मिलेगी और प्लांट्स के अंदर भी मिलेगी। सिर्फ एनिमल्स के अंदर हमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। प्रोटिस्टन्स में भी हम स्पेसिफिकली अगर बात करें डाइटम्स की, तो यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सिलिका की, सिलीशियस होती है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनती है। फंगस के केस में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और प्लांट के केस में जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन प्लस कुछ प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। पेक्टिन्स एंड सम प्रोटीन्स।
हायर प्लांट क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएटेड भी है, जैसे जो एल्गी होती है प्लांट के ही, प्लांट किंगडम के अंदर ही आती है एल्गी, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। क्योंकि प्लांट है तो सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, तो सेल्यूलोज तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन सेल्यूलोज के अलावा हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ शुगर्स मिलेंगी, जैसे गैलेक्टन्स, गैलेक्टोज शुगर से बनती है। मेनन्स मिलेंगे यहाँ पर, मेनोज शुगर। प्लस यहाँ पर हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कुछ मिनरल्स भी। तो इनसे मिलकर के बनती है किसकी सेल वॉल? एल्गी की, यानी कि शैवालों की। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन ये प्लांट की सेल वॉल को बनाते हैं। प्लांट में ही जो एल्गी आती है, ये सेल्यूलोज, पेक्टिन, सॉरी सेल्यूलोज के बाद गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कुछ मिनरल्स भी इसकी कोशिका भित्ति में होते हैं, इसकी कोशिका भित्ति के अंदर यानी कि सेल वॉल के अंदर होते हैं। अब सेल वॉल जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये प्लांट के ऊपर हमें दिखाई देती है? जैसे ये दोनों आपको सेल दिखाई दे रही है, दोनों सेल के ऊपर आपको कोशिका भित्ति मिलेगी। इस जो सेल होता है, सेल के ऊपर एक ही कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो सेल वॉल होती है उसके कुछ लेयर्स होती है। जैसे सेल वॉल भी दो टाइप की, एक तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है प्राथमिक या प्राइमरी सेल वॉल। और एक होती है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कोशिका भित्ति। और दो लेयर्स के बीच में हमें यहाँ पर मिलेगा, दो सेल के बीच में हमें मिलता है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला जिसको हम कहते हैं मध्य पटलिका। क्या है ये? हम इस स्ट्रक्चर में इन तीनों को समझ रहे हैं। सेल वॉल के अंदर हमें ये सारी चीजें मिलती है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक सेल, ये दूसरी सेल। सेल का ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है इसकी सेल वॉल। लेकिन ये कौन सी सेल वॉल है? ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल। ये जो आपको थोड़ी थिक दिखाई दे रही है, ये सेल वॉल होती है सेकेंडरी सेल वॉल। पहले कौन सी सेल वॉल बनती है? पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, पहले प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सेल वॉल की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये सेल को ग्रोथ करने देती है, ये सेल को ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि ये रिजिड नहीं होती। जैसे हमने देखा होगा, जो यंग प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं धीरे धीरे मेच्योर हो रहे होते हैं, तो उन प्लांट्स में ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। तो वो ग्रोथ क्यों हो पाती है? क्योंकि जो प्लांट की सबसे आउटर कवरिंग है, अभी उनके पास कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल उनके पास में अभी नहीं आई है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। ये प्लांट को फिर ग्रोथ नहीं करने देती है। तो इसीलिए जब प्लांट अपनी एक नॉर्मल हाइट को, अपनी नॉर्मल ग्रोथ को ऑब्टेन कर लेता है, उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है, और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। ये भी याद रखना है, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हमें सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगी। तो प्राइमरी सेल वॉल का क्या होगा? ये बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये टूट जाती है, हट जाती है। फिर कौन रह जाती है? केवल सेकेंडरी सेल वॉल। इसीलिए प्लांट जो होता है इतना हार्ड होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है, वो पूरी सेल की प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाती है। तो ये जो सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, यही होती है लास्ट में, जब प्लांट मेच्योर होता है तो यही प्रेजेंट होती है। बाहर जो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी, ये हट चुकी होती है। आप जब और अंदर गए तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये होती है प्लांट की सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। अब जो एक चीज हमने लिखी है यहाँ पर, मिडिल लेमिला, ये क्या चीज है? ये एक सेल, ये दूसरी सेल, दो सेल को आपस में ज्वाइन करके रखने के लिए यहाँ पर दोनों की प्राइमरी सेल वॉल के बाहर एक सीमेंटिंग लेयर हमें दिखाई देती है, एक सीमेंटिक मटेरियल जो कि ग्लू जैसा काम करता है। ये क्या करेगा? दो सेल को आपस में चिपका के रखने का काम करेगा। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमिला कहते हैं। मध्य पटलिका इसी को कहा जाता है। इस मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन किससे होता है? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है कैल्शियम पेक्टेट से, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए ये दोनों आपस में चिपकी हुई होती है। कैल्शियम पेक्टेट, कुछ क्वांटिटी में मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। तो ये एक सीमेंट के जैसा काम करता है, सीमेंटिंग लेयर बनाता है। एक्ट एज अ सीमेंट, ये सीमेंटिंग लेयर बनाता है।
ग्लू जैसा आप बोल सकते हो कि ग्लू जैसा काम करता है, 2 लेयर्स को आपस में चिपकाता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक ग्रीन कलर से ट्यूब बनी हुई है। यहाँ से इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ट्यूब आपको यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो मिडिल लेमिला को क्रॉस करके दूसरे सेल के अंदर एंटर कर रही है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेज है वो इजीली इस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इस सेल तक आ सकते हैं। इस सेल में मान लीजिए कि कोई चीज एक्सेस में हो गई है, फूड इस सेल के पास काफी ज्यादा हो गया है, तो उसको यहाँ से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इस सेल तक भेजा जा सकता है। तो आपस में मटेरियल का एक्सचेंज दोनों सेल किसके थ्रू कर सकती है, इस प्लाज्मोडेस्मेटा नाम के कनेक्शन के थ्रू कर सकती है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक कनेक्शन है दो सेल के बीच में, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बोल सकते हो। इसके अंदर जो यहाँ पर सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए, इस दोनों के प्रोटोप्लाज्मा को दोनों के साइटोप्लाज्मा को कनेक्ट करके रखने के लिए बीच में ट्यूब बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। तो इस सिंपल से स्ट्रक्चर में हमने क्या चीज देखी, आउटर वॉल, प्राइमरी वॉल, फिर आ जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, फिर इसकी आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्मा भरा होगा, यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे, जो दोनों सेल के मटेरियल को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करेगा। फिर हमने देखा कि दोनों सेल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए एक सीमेंटिंग मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेयर है, जिसको मिडिल लेमिला कह रहे हैं। बनी किससे होती है, कैल्शियम पेक्टेट से। जैसे आपने देखा होगा, जो फ्रूट कच्चा होता है, कच्चे फ्रूट को आप देखोगे तो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड। वो क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है और ये मिडिल लेमिला प्रेजेंट है। जैसे जैसे वो फ्रूट पकने की तरफ जाता है, तो ये कैल्शियम पेक्टेट को डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पर पेक्टिनेज आता है, पेक्टिनेज एंजाइम होता है, सेल्यूलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, इस कैल्शियम पेक्टेट को डिसॉल्व कर देता है धीरे धीरे, इस सेल वॉल को धीरे धीरे लूज बना देता है, जिसके कारण से जैसे जैसे फ्रूट पकता है तो वो सॉफ्ट होता जाता है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जा सके, CO2 ज्यादा जा सके, इथाइलिन हार्मोन ज्यादा जा सके और फ्रूट अच्छे से पक सके, उसके अंदर फ्रेग्रेंस आ सके, उसके अंदर फ्लेवर्स ऐड हो सके। इन सबको ऐड ऑन करने के लिए सेल वॉल का रिजिड नहीं होना चाहिए, सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, उस कंडीशन में लूज होनी चाहिए ताकि चीजें अंदर एंटर कर पाए। तो ये सारे काम होते हैं जो हमने एंजाइम्स की बात की, फ्रूट को पकाने में हेल्प करते हैं। तो उनके कारण कैल्शियम पेक्टेट यानी कि मिडिल लेमिला डिसॉल्व होता है, धीरे धीरे लूज होता है, सेल वॉल भी लूज होती है। तो ये हमने सेल वॉल के बारे में देखा, किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस टाइप की सेल वॉल से बनी हुई है। सेल वॉल दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। एक तीसरा स्ट्रक्चर इसमें होता है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला मध्य पटली का इसका क्या फंक्शन है, ये हमने देख लिया। अब लास्ट हम बात करते हैं हमारी सेल वॉल के फंक्शंस की, क्या काम करती है, क्योंकि ये रिजिड है। हमारी सेल वॉल कैसी है, रिजिड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, नॉन लिविंग है। इसीलिए ये क्या करती है, हमारी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी सेल को बाहर के किसी भी मैकेनिकल जर्क से, मैकेनिकल शॉक से, किसी भी टाइप के यांत्रिक परेशानी से बचाने का काम करती है। मैकेनिकल जर्क से बचाने का काम करेगी हमारी सेल को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। इसके अलावा ये जो सेल वॉल होती है, ये क्योंकि हार्ड है, ये परमिएबल नहीं होती है। परमिएबल नहीं होने के कारण ये क्या करती है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती। हमने देखा था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चीजों को सिलेक्ट करके सेल के अंदर आने देगी, सेल के बाहर जाने देगी। लेकिन ये जो होती है सेल वॉल, ये क्या होती है, किसी भी चीज के लिए ज्यादा परमिएबल नहीं होती और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तो ये रोक ही लेती है, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती चीजों का। एक्सेस में कहीं सेल एंडो ऑस्मोसिस ना कर ले। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, वाटर का एक जगह से दूसरी जगह पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण, तो कहीं ज्यादा वाटर को सेल अपने अंदर ले करके फुल ना जाए, बस्ट ना हो जाए, तो एक्सेस में एंडोऑस्मोसिस ना हो, इस चीज को भी कौन प्रिवेंट करती है, सेल वॉल। क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में सेल के अंदर एंटर नहीं होने देगी। तो किस चीज से सेल को प्रिवेंट कर रही है, फ्रॉम बस्टिंग, सेल को फटने से बचा रही है, सेल को एंडोस्मोसिस ज्यादा करने से बचा रही है। सेल के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो सेल से बाहर नहीं ज्यादा क्वांटिटी में जाना चाहिए, उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा मेन फंक्शन और सेल वॉल का होता है कि शेप देती है। शेप या स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा,
कोशिका को, सेल को, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन हो गए तो सेल मेम्ब्रेन तो फ्लूइड होती है, कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है लेकिन वो बदलता नहीं है, फिक्स्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेल वॉल प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेल वॉल हार्ड होती है, ये अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो उस कंडीशन में ये सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है? शेप दे रही है, स्ट्रक्चर दे रही है, मेंटेन कर रही है एक सेल को, प्रोटेक्शन ये दे रही है, सुरक्षा कर रही है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं हमारी प्लांट की सेल वॉल के। आई होप आपको सारे फंक्शन सेल वॉल के क्लियर हो गए होंगे। और इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, जो डाइटम की सेल वॉल होती है, जो सिलिका से बनी होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डाइटम्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर पूरा डाइटम्स के बारे में बताया हुआ है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन भी इनको कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई है तो निकिता बायो वर्ल्ड के साथ जुड़े रहे। आगे हम और भी जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, देन हम जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।